हाय व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इन्फ्लेशन के बारे में कि इन्फ्लेशन किसे कहते हैं, महंगाई किसे कहते हैं, ये क्यों होती है और ये किस बला का नाम है। दोस्तों, अगर आपके पास 1955 में एक 100 रुपये का नोट होता है और अगर आप वो नोट अपने बेड के नीचे छुपा के रखते और आज 2020 में उस नोट को इस्तेमाल करते तो शायद आज उस नोट की कीमत 30,000 या 40,000 रुपये होती। ये है इन्फ्लेशन का कमाल। अब आइए इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि ये भयानक इन्फ्लेशन होती क्या है। मोस्टली आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इन्फ्लेशन क्या होती है, क्या इन्फ्लेशन बुरी चीज़ है और इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का आपस में क्या ताल्लुक है। दोस्तों, इन्फ्लेशन के 4 बड़े मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेशन यानी महंगाई होती है। नंबर 1 पे हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक बूम, यानी जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा आता है तो लोगों को पैसा इस्तेमाल करने की सलाहियत ज़्यादा होती है और लोग ज़्यादा चीज़ें खरीदते हैं। ऐसी इन्फ्लेशन को हम कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी जब चीज़ों की डिमांड पड़ती है तो उनकी प्राइस बढ़ जाती है। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अगर एक ट्रेन है, उसमें 50 सीटें हैं जिनमें से 10 सीटें वीआईपी हैं और 40 सीटें इकोनॉमी क्लास हैं। तो अगर लोगों के पास ज़्यादा पैसा आता है और लोग इकोनॉमी के बजाय वीआईपी क्लास में हर कोई ट्रैवल करना चाहता है तो उन 10 वीआईपी सीटों की कीमतें मजबूरन इंतज़ामिया को बढ़ानी पड़ेंगी, जिसकी वजह से उनकी प्राइसेस बढ़ेंगी और जो लोग जिनके पास ज़्यादा पैसा है सिर्फ वही उन 10 सीटों में ट्रैवल कर सकेगा। इसे हम कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। नंबर 2 पे जो इन्फ्लेशन है वो है इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल्स, यानी जिन चीज़ों की वजह से एक कंपनी प्रोडक्ट तैयार करती है उनमें की कीमतों में इजाफा हो जाना। मिसाल के तौर पर अगर सैलाब की वजह से गंदम तबाह हो जाए या ऑयल की प्राइसेस ज़्यादा हो जाए या गवर्नमेंट न्यू टैक्सेस इम्पोज कर दे तो फैक्ट्री मालिकान अपनी जो चीज़ें बनाते हैं उनकी प्राइसेस इंक्रीज करेंगे, क्योंकि उनको बनाने में जो रॉ मटेरियल्स यूज हो रहे हैं उनकी प्राइसेस इंक्रीज हुई है। ऐसी इन्फ्लेशन को हम कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। नंबर 3 पे जो इन्फ्लेशन की वजह है वो है इंक्रीज इन द सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज, यानी जो लोग एक कंपनी में काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफा। दोस्तों, ये कोई हैरानी की बात नहीं है, इससे भी इन्फ्लेशन ट्रिगर होती है। यानी अगर एक कंपनी में काम करने वालों की सैलरीज इंक्रीज करनी पड़े उस कंपनी को, तो जो कंपनी को प्रोडक्ट बेचनी पड़ती है वो ज़्यादा महंगे दामों में बेचनी पड़ती है ताकि वो अपनी कंपनीज में रहने वाले एम्प्लॉयज की सैलरीज को एडजस्ट कर सके। ऐसी इन्फ्लेशन को हम कहते हैं वेज पुश इन्फ्लेशन। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि अगर मुल्क में लो अनएम्प्लॉयमेंट है तो लो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से कंपनीज लोगों को हायर नहीं कर सकती, हार्डर होगा उनके लिए लोगों को रिप्लेस करना। तो जो ऑलरेडी लोग हैं उनकी सैलरीज इंक्रीज की जाएंगी, जिसकी वजह से डायरेक्ट इन्फ्लेशन ट्रिगर होगा। नंबर 4 पे जो रीजन है वो है करेंसी डेप्रिसिएशन। जी हाँ दोस्तों, यानी किसी भी मुल्क की करेंसी का अपनी कदर खो देना। जैसा कि आज पाकिस्तान में 160 पाकिस्तानी रुपये को आपका 1 यूएस डॉलर मिलता है। ये सब कमाल है करेंसी डिप्रिसिएशन का, और इसकी वजह से भी इन्फ्लेशन ट्रिगर होती है, चीज़ें महंगी होती हैं। जो बाहर मुल्क से हम इंपोर्ट्स करते हैं वो डॉलर्स में होती हैं और जिसकी वजह से वो मार्केट में पाकिस्तानी रुपयों में आपको ज़्यादा कीमतों में मिलती हैं। इस करेंसी डेप्रिसिएशन को मैनेज करने के लिए जो मुल्क का स्टेट बैंक है वो और ज़्यादा नोट छापना शुरू कर देता है और पैसे छापना शुरू कर देता है। यानी पाकिस्तान में आज लोगों को 10 to 12% की भी इन्फ्लेशन ज़्यादा लगती है, जबकि वेनेजुएला जो एक मुल्क है उसमें 2016 से 2019 के दरमियान इन्फ्लेशन में 5 करोड़% इजाफा हुआ था और जिम्बाब्वे में यही 2008 में हुआ था। और जिम्बाब्वे की करेंसी इतनी डिवैल्यू हो चुकी थी कि गवर्नमेंट को, स्टेट बैंक को उनके 1 मिलियन के नोट्स छापना शुरू हो गए, फिर 1 बिलियन के नोट्स छापना शुरू हो गए और फिर जिम्बाब्वे ने एक 1 ट्रिलियन का भी नोट छापा। जी हाँ, 1 ट्रिलियन का नोट, जिसकी वैल्यू सिर्फ 1 यूएस डॉलर के इक्वल थी। तो ये है दोस्तों भयानक इन्फ्लेशन का कमाल। नंबर 5 पे हम डिस्कस करेंगे इन्फ्लेशन इन द कोरोना वायरस, यानी कोविड-19 की क्राइसिस में, जो कि दुनिया पर लॉकडाउन की सूरत में आया
और अभी मुसलसल चल रहा है। तो इस लॉकडाउन की वजह से इन्फ्लेशन में कमी आई और मुख्तलिफ मुल्कों की गवर्नमेंट्स ने लोगों को कैश में पैसा देना शुरू किया, जिसकी वजह से लोगों का कहना था कि इन्फ्लेशन ट्रिगर होगी, लेकिन इन्फ्लेशन रिड्यूस हुई। उसकी रीज़न थी डिमांड रिड्यूस इन्फ्लेशन। जिस तरह पॉइंट नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था डिमांड पुल इन्फ्लेशन, तो डिमांड रिड्यूस इन्फ्लेशन का मतलब कि लोगों ने ट्रैवल करना छोड़ दिया, लोगों ने नई चीज़ें खरीदना छोड़ दी, जिसकी वजह से चीज़ों की कीमतें गिरी और इन्फ्लेशन में कमी आई। तो ऐसी इन्फ्लेशन को हम कहते हैं डिमांड रिड्यूस इन्फ्लेशन। इधर एक और चीज़ भी है रिड्यूस इन्फ्लेशन, यानी रिड्यूस इन्फ्लेशन को हम डिफ्लेशन भी कहते हैं। अगर लोग पैसा खर्च करना कम कर देंगे तो बिजनेसेस लॉस में जाना शुरू हो जाएंगे, जिस तरह हमने कोविड में दुनिया भर में देखा। और इस लॉस में आ जाने की वजह से बिजनेसेस अपने एम्प्लॉयज़ को निकालेंगे, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट ट्रिगर होगी और जिसकी वजह से डिफ्लेशन इन कॉन्सिक्वेंस ट्रिगर हो जाएगी। दोस्तों, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन का जो रिलेशन है, ये है इनवर्स रिलेशन है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट अगर ज़्यादा होगी तो डिफ्लेशन होगी, इन्फ्लेशन में कमी आएगी, और अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट में कमी आएगी। इसको हम शो करने के लिए फिलिप्स कर्व को भी देख सकते हैं। इस फिलिप्स कर्व में आप देख सकते हैं कि अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है, और अगर अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है तो डिफ्लेशन होती है, यानी इन्फ्लेशन में कमी आती है। इस फिलिप्स कर्व की मोस्टली एक्सट्रीम पोजीशन भी है, जैसे हाइपर इन्फ्लेशन ट्रिगर हो जाना, जो कि हमने डिस्कस किया था वेनेजुएला में हुआ, लेकिन जनरली नॉर्मल कंडीशंस में ये ग्राफ वैलिड रहता है। तो दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे कि इन्फ्लेशन का बेस्ट लेवल क्या है, यानी कि ऑप्टिमम लेवल क्या है। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए ये है 2% इन्फ्लेशन, यानी अगर 2% इन्फ्लेशन होगी तो ये माना जाएगा कि मुल्क में एम्प्लॉयमेंट है और महंगाई नहीं है। अगर 2% से ये इन्फ्लेशन ज़्यादा जाती है तो इसे 2% पे नीचे लाया जाता है, और अगर ये 2% से नीचे जाती है तो इसे वापस ऊपर 2% पे लाया जाता है। और डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान के लिए ये रेट है 6%, जिसमें -2% और +2% का मार्जिन है, यानी 6% इन्फ्लेशन रेट को अच्छा तस्लीम किया जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करती है। तो दोस्तों, पाकिस्तान के केस में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है अपने इंटरेस्ट रेट के ज़रिए या रेपो रेट के ज़रिए। हायर रेपो रेट या इंटरेस्ट रेट का मतलब ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जब प्राइवेट बैंकों को कर्जा देता है तो वो ज़्यादा रेट पे देता है, जिसकी वजह से कम लोग कर्जा लेते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में कम पैसा सर्कुलेशन में आता है और लो इन्फ्लेशन ट्रिगर होती है। इसी का ऑपोजिट अगर दोस्तों हम डिस्कस करें, अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान दूसरे बैंकों को लो रेपो रेट या लो इंटरेस्ट रेट पे कर्जे दे और वो बैंक इन रिटर्न लोगों को लो इंटरेस्ट रेट पे कर्जे दें, तो ज़्यादा लोग बैंक से लोन लेंगे, जिसकी वजह से ज़्यादा पैसा मार्केट में सर्कुलेशन में आएगा और जिसकी वजह से हायर इन्फ्लेशन रेट होगा और हायर इन्फ्लेशन ट्रिगर होगी। गवर्नमेंट और भी मुख्तलिफ रास्तों से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, जैसा कि ज़्यादा नोट छापना, जिससे ऑब्वियसली जैसा कि हमने डिस्कस किया इन्फ्लेशन ट्रिगर होगी और हायर इन्फ्लेशन होगी, यानी गवर्नमेंट जितने ज़्यादा नोट छापेगी उतने ज़्यादा इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी, और इसमें एक खतरा हाइपर इन्फ्लेशन के ट्रिगर होने का भी है, जो हमने डिस्कस किया था। गवर्नमेंट अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहती है तो वो टैक्सेस भी लगा सकती है, ज़्यादा टैक्सेस भी लगा सकती है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट्स महंगी होगी और इन रिटर्न इन्फ्लेशन में कमी आएगी। गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है उसके ज़रिए भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है और इन्फ्लेशन को डिक्रीज किया जा सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे इन्फ्लेशन और रिसेशन को। तो दोस्तों, इन्फ्लेशन और रिसेशन का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, जिसको इस ग्राफ के ज़रिए हम शो कर सकते हैं, यानी जितनी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी उतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन होगी, और जितना मुल्क में रिसेशन होगा उतनी इन्फ्लेशन में कमी आएगी। लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसा कि अमेरिका में 1870 to 1890 एक ऐसा पीरियड आया था जिसको द ग्रेट डिफ्लेशन के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें चीज़ों की कीमतें कम होने के बावजूद कंट्री इकोनॉमिक बूम कर रहा था और कंट्री की इकोनॉमी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर रही थी। तो ये इस केस की एक्सेप्शन है, इस ग्राफ की एक्सेप्शन है। अब हम डिस्कस करेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इन्फ्लेशन, यानी इन्फ्लेशन के नताइज।
तो दोस्तों इसी भयानक इन्फ्लेशन से बचने के लिए लोग पैसे को बेड में रखने की बजाय इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, जैसा कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट या रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट कर दिया, या आजकल जो नई क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन उसमें इन्वेस्ट कर दिया। क्योंकि लोग इस चीज़ से खौफ खाते हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा पैसे की वैल्यू कम होती रहेगी, जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में डिस्कस किया। तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस से बचने के लिए लोग मुख्तलिफ चीज़ों में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। जैसा कि पैसा अपनी कदर वक्त के साथ साथ कम करता रहता है, ऐसे ही दोस्तों गोल्ड अपनी कीमत वक्त के साथ ज़्यादा करता है। या कोई प्रॉपर्टी अगर किसी ने बाई की है तो वो कल को महंगे दामों बिकेगी, या आजकल जो क्रिप्टो करेंसीज आई हैं बिटकॉइन उसमें अगर इन्वेस्ट किया है तो वो एक एसेट होगा और वो एसेट फ्यूचर में इंक्रीज होगा, ना कि जिस तरह रुपया है जो दिन ब दिन डिवैल्यू होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको ये पसंद आई होगी, और अगर आप इस तरह की और इकोनॉमिक चीज़ों के बारे में सीखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो आप तक टाइम तक पहुंच सके। थैंक यू।